हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से हमेशा से ऐसे शुरुआत करते हैं और कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ लास्ट में रिजल्ट्स के जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज एक ग्लोबल डेटा ड्रिवन थोड़ा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है। तो बहुत अच्छा चार्ट है विच आई गॉट, तो प्लीज़ डू चेक द न्यूज़ टिल द एंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। तो सबसे पहले बात करेंगे यूएस के फेड के डिसीजन के। तो कल यूएस फेड, जो कि जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ऐसे वहाँ का सेंट्रल बैंक फेड है। तो उन्होंने जो है अपना डिसीजन दिया कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। वो 3.5 से 3.75% के आसपास ही रहेंगे। तो ये थर्ड स्ट्रेट मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट रेट उन्होंने चेंज नहीं की है। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंगली क्या है कि थ्री फोर फेड मेंबर्स ने मतलब टोटल 12 आई थिंक मेंबर्स हैं उनके, जो डायरेक्टर्स हैं उसमें से 4 लोगों ने डिसेंट किया है। मतलब उन्होंने कोई स्टेटमेंट जो होती है, मतलब जो फेड की फाइनल स्टेटमेंट होती है, उसके ऊपर दे डिडंट लाइक इट समथिंग इन इट। तो उसमें 3 ने तो बोला कि भाई ईजिंग बायस जो स्टेटमेंट है उसका इंक्लूजन हम सपोर्ट नहीं करते। मतलब क्या कि अभी भी जो स्टेटमेंट है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एक और इंटरेस्ट रेट कट इस साल होगा। तो 3 लोगों ने तो कहा कि भाई हम इसको, इस स्टेटमेंट को हम सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए वी फाइल ए डिसेंट टू दिस स्टेटमेंट। एक तो वो हो गया। और एक जो फेड के डायरेक्टर ने बोला कि भाई मैं मुझे इंटरेस्ट रेट कम करने थे, मतलब आई वांट टू डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, तो इसीलिए आई एम फाइलिंग ए डिसेंट। तो 4 लोगों ने डिसेंट जो है वो किया। अब ओवरऑल रीजन क्या रहा, राइट, इंटरेस्ट रेट कम ना करने का या चेंज ना करने का? वो ये है कि हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू गल्फ एंड वेस्ट एशियन डेवलपमेंट्स, राइट। तो वह पहले ये बोला कि भाई वहां पे हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है और इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसेस जो है वो मेजर इशू है। एंड उन्होंने इन्फ्लेशन को पहले, मतलब स्टेटमेंट थी जो लास्ट उसमें कि समवॉट एलिवेटेड इन्फ्लेशन नंबर्स आ सकते हैं, अब इज एलिवेटेड जो है उसको चेंज किया है। तो इन्फ्लेशन के लिए दे आर क्लियरली सेइंग कि वी शुड ब्रेस फॉर मोर इन्फ्लेशन। उसके बाद फेड चेयर की स्टेटमेंट भी आई विच आई वाज बेसिकली गोइंग थ्रू। एंड तो उन्होंने यही कहा कि यूएस इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ेगी नियर टाइम पे, राइट, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और यूएस जो उसके हिसाब से जो पॉलिसी स्टांस है वो सही है। और ये जो जेरेमी पॉल, जो कि अभी फेड के चेयर हैं, राइट, फेड के चेयरमैन हैं, उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज अ चेयर अभी भी, लेकिन वो फेड बोर्ड के गवर्नर बन के रहेंगे। मतलब अभी भी वो गवर्नर तो हैं, वन ऑफ द मेंबर 12 मेंबर्स में से। ठीक है, तो वो 2028 तक है एंड ही विल रिमेन ऑन द फेड बोर्ड इवन आफ्टर 15 मई, जबकि वो फेड चेयर नहीं रहेंगे, चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो इंटरेस्टिंग है उनका। आपको पता ही है कि मिस्टर ट्रम्प जो उनके यूएस प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्टेटमेंट्स ऑल्टरकेशंस चलते रहते हैं। तो इसमें ये इंटरेस्टिंग जो है वो स्टेटमेंट थी कि ही विल स्टिल रिमेन, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी सारे लोग कि ही विल रिजाइन बिकॉज नाउ ही विल नॉट बी चेयर। तो फिर वो सिर्फ एक नॉर्मल गवर्नर नहीं बनना चाहेंगे, बट ही इज स्टिल ऑन द बोर्ड। तो ओवरऑल रिजल्ट, मतलब यूएस मार्केट्स नेगेटिव साइड पे ही रहा, बट क्रूड क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मेजरली फैक्टर रहे जो देखने वाले हैं। $118 का ब्रेंट इज व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियो चल रहा है, बिकॉज कि डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि ही विल ब्लॉकेड ईरान अंटिल इट एग्रीज टू अ न्यूक्लियर डील, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा नेवल ब्लॉकेड, जिससे कुछ भी, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल बंद है, वो चलता रहेगा जब तक न्यूक्लियर डील साइन नहीं होती। तो वो एक मेजर फैक्टर है और इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंटली हमने देखा था बीच में तो 90 के आसपास भी चले गए थे। मतलब ये सब मैं वॉर स्टार्ट होने के बाद की बात कर रहा हूँ, और अब वो 120 चले गए। तो डेफिनेटली एक मेजर कंसर्न फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव भी है कि बार बार ये बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज वेरी वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। और इसकी वजह से अगर हम देखेंगे रुपी जो है वो कंसिस्टेंटली गिर रहा है। अब वापस 95 94.85 का नंबर मुझे दिख रहा है, ऑलमोस्ट 95 जो है वो चला गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर चल रही हैं। और
तो ग्लोबली में काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, राइट? कल आई एम श्योर मंदार ने भी वो कवर किया था, राइट? यूएई ने बोला है कि भाई वो ओपेक एंड ओपेक प्लस को छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो एक कार्टेल है, राइट? ग्लोबली जो डिसाइड करता है कि कितना हम ऑयल सप्लाई करेंगे, उसके बेसिस पे ऑयल प्राइजेस जो है वो फैक्टर इन होते हैं। तो उसमें से यूएई जो एक काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, वो वहाँ से निकल गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, और यूएई इज़ ऑल्सो ट्राइंग कि उनका जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास ही कर दे, मतलब वो पूरा ओमान के थ्रू एक पाइपलाइन है उनकी, तो उसको वो एक्टिवेट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ऑयल पास ही ना हो, राइट? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, राइट? एंड तो ये इंडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है, बिकॉज़ ऑफ इंडियाज़ वेरी, वेरी गुड रिलेशन विद यूएई, ठीक है? तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव लगता है कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाईपास एंड ओपेक प्लस से बाहर निकलना। ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैक्टर क्या है कि यूएई जो है ज़्यादा पंप कर सकता है ऑयल, तो अब उनको ना उस चक्कर से नहीं है कि यार कार्टेल बोल रहा है कि कम करो, तो वो कम नहीं करना। अब अपने हिसाब से वो ऑयल जो है वो पंप आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे अभी तक तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव लग रहा है, एंड मोर एंड मोर लग रहा है कि ओपेक और ओपेक प्लस जो है वो वीक होते चले जाएंगे, एंड होपफुली जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़ी सी चीजें ठीक होंगी, तो ऑयल प्राइजेस अगेन विल गो टू दोज लेवल जो हम देख रहे थे ना 3-4 महीने पहले, 60 के आसपास। तो हो सकता है वो बहुत जल्दी वहां पहुंच जाए, एटलीस्ट फ्यूचर प्राइजेस तो वहां पहुंच जाए, ठीक है? तो वो सारी चीजें हैं, बट रुपी डिप्रिसिएशन जो है ये कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए, और हाँ, आरबीआई के लिए भी। और ऑयल फर्म्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली, अगर मैं देख रहा था कल एक रिपोर्ट, उसमें 14 रुपीज का लॉस है ऑयल फर्म्स को ऑन सेलिंग पेट्रोल, एंड 18 रुपीज का ऑन डीजल। तो वी शुड एक्सपेक्ट कि अगर ये 120, ये जो चल रहा है 120 के आसपास ऑयल रहता है, और जिस तरह से ये करेंसी का प्रेशर आरबीआई और गवर्नमेंट पे बन रहा है, तो लगता है कि शायद ऑयल प्राइजेस जो है अब इंडिया में, बिकॉज इलेक्शंस भी हो गए हैं, तो पास ऑन होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आप समझे कि 5 से 10 से 15 रुपए तक पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन मुझे हो रही है, जिस तरह से ये पूरा, अगर ये अगेन 120 के आसपास रहता है क्रूड ऑयल, वो कम हो जाता है तो थिंग्स में बी डिफरेंट। तो ये वेट एंड वॉच है यहाँ पे, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, बिकॉज ये फैक्टर हमें फ्यूचर में भी इम्पैक्ट करेगा, और इन्फ्लेशन का भी रहेगा, तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट रहेगा ये सब चीज़ों का। और बार बार ये मैं काफ़ी बार बता रहा हूँ, कल भी ईवाई की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6% भी रह सकती है FY 27 में, अगर ऑयल प्राइजेस जो हैं इस तरह से 110-120 रहे तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वी हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। हाँ, इंडिया स्पेसिफिक और कुछ और न्यूज़ की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मुझे मिली थी कि जैसे-जैसे अब देखो ये ऑयल डिपेंडेंस, हमारी ये नेचुरल गैस की डिपेंडेंस, हमारी एलपीजी की डिपेंडेंस, अब ये सब चीज़ें समझ आ गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से। हम किस पे क्या डिपेंडेंट हैं, सारी चीज़ें जो हैं ये क्लैरिटी से मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी, कंपनीज़ को भी समझ आ गई है। तो अब डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग, एंड लॉट ऑफ आई एम श्योर कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर एंड एवरीवन इज ट्राइंग एज वेल, बट टिपिकली गवर्नमेंट की चीजें थोड़ी सी आपको डायरेक्शनली समझ आ जाती है। तो क्या क्या हो रहा है? तो एक तो है कि कोल गैसिफिकेशन का पुश जो है मोर एंड मोर गवर्नमेंट इज ट्राइंग। मोस्टली कैबिनेट, ऐसा एक रिपोर्ट देखा था मैं, कैबिनेट इज लाइकली टू क्लियर 37,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम फॉर कोल गैसिफिकेशन। आप कहोगे कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? अगर मेरे को भी रिसेंटली पता चला, ठीक है? तो 100 मिलियन टन्स ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ कोल जो है बाय 2030 का प्लान है। अब ये होता क्या है वो समझाता हूँ। तो कोल गैसिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जो सॉलिड नॉर्मल कोल होता है ना, इसको एक सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, ये सिंथेटिक गैस जो है ये एक तरह से मतलब नेचुरल गैस का एक ऑप्शन है। तो ये फर्टिलाइजर्स वगैरह, जो हमारी फर्टिलाइजर्स वगैरह की इशू रहे नेचुरल गैस के चक्कर में, तो अमोनिया, यूरिया, फर्टिलाइजर वगैरह के लिए वहां पर यूज हो सकती है, राइट? और तो अब जैसे मेथनॉल, इथेनॉल, सिंथेटिक डीजल, ये सारी जो चीजें हैं उस गैस से बन सकती हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि भाई अब ऑयल तो मतलब कोल तो हमारे पास ठीक ठाक है, मतलब ऑयल कोल रिजर्व्स हैं इंडिया के पास, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये चीजें पुश करो अब, कुछ तो मतलब एटलीस्ट इन दीज इमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास वो ऑप्शंस हैं कि हम ये फटाफट एक्टिवेट कर सकते हो इस तरह की सिंथेटिक गैस वगैरह।
जब ये प्राइजेस बहुत हाई हैं और सप्लाई के इश्यूज हैं, तो ये फैक्टर्स आई एम श्योर गवर्नमेंट इज ट्राइंग। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आई एम श्योर मेनी पीपल विल नॉट लाइक इट, कि सेंटर इज प्रपोजिंग कि हायर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है व्हीकल में स्टार्ट हो जाए, E85, मतलब 85% इथेनॉल विद पेट्रोल। 85% इथेनॉल, सिर्फ 15% पेट्रोल। अभी 20% तो ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 100 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 100 लीटर तो नहीं डलवाते होगे आप एक साथ, बट 100 लीटर डलवा रहे हो तो 20 लीटर उसमें से इथेनॉल है, 80 लीटर ही पेट्रोल है। ठीक है, वो जो है गवर्नमेंट कह रही है 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल, 100% इथेनॉल की भी चीजें करेंगे। तो ये ब्राजील में हो चुका है, ब्राजील में है ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब क्यों करना है ये इसीलिए करना है, अगेन राइट, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब अगर आप सोचो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं की होती ये 20%, तो 20% का और ज्यादा हम पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे होते, तो वो डायरेक्टली कितना ज्यादा इम्पैक्ट हर चीज पे होता है उस चीज को। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देर आर इसके, यस देर आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन व्हीकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट आई एम वी हैव टू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव वेयर द गवर्नमेंट इज कमिंग। बाकी कुछ अगर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें, तो कॉग्निजेंट, मतलब अगेन सभी आईटी कंपनीज अगर हम देख रहे हैं तो कंसिस्टेंटली नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम कर रही है। कॉग्निजेंट ने भी बोला कि वी आर प्लानिंग टू कट जॉब्स अंडर एआई लेड रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो उन्होंने मतलब अलग से 200 से 270 मिलियन डॉलर वो सिवरेंस चार्जेस के लिए अलग से रख दिए हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है ये। तो मतलब अब ये टेक आईटी जो है इस सेक्टर में बार बार, अगर मैं जैसे कॉन कॉल सुन रहा हूँ, चीजें हैं कि वो यही बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस कम नहीं होगा, बट नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो नए लग रहे हैं ना वो शायद ज्यादा नहीं बढ़े। तो ये चीजें जो है ये एक कंसर्निंग फैक्टर है, आई मतलब ओवरऑल एआई का। अब ये कितना बड़ा होता है, अब इसके ऊपर बहुत सारी, एज आई सेड, बहुत अलग व्यूज है। कई लोग तो बोलते हैं बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बट अगर लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगी तो लोग कंज्यूम क्या करेंगे, और एआई काम किसके लिए करेगा, और इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो ये बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिस्कस होती है। जॉब ही नहीं है तो मैं खर्चा कहाँ से करूँ। गवर्नमेंट मुझे अगर एक फिक्स पैसा देती भी है, अगर ऐसा कोई बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट हैज टू गिव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू एवरी, बट फिर मतलब हाउ विल पीपल कंज्यूम मोर, राइट। मेरे को अगर कोई कोई बोले कि आपको 20,000 रुपये महीना मिलते रहेंगे घर बैठो, ठीक है, बिकॉज आपके लिए कोई जॉब नहीं है, तो अरे 20,000 रुपये में मैं कितना कंज्यूम करूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब चीजें वी हैव टू सी हाउ थिंग्स फोल्ड, क्योंकि एआई को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें बोल के भी बोला जा रहा है, और कई लोग बिल्कुल ही उसको ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये सब बबल है और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ आईपीओ, दो आईपीओ की न्यूज कल इंटरेस्टिंग दिखी मुझे कि मेक माई ट्रिप का भी शायद आईपीओ एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। तो लेट्स सी लाइक व्हेन इट कम्स। एंड सेकेंड इज एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ जो है वो एक्सपेक्टेड है वेरी सून। एसबीआई म्यूचुअल फंड इज द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस, तो अब आईसीआईसीआई नंबर 2 है, वो आईपीओ हो गया। नंबर 3 जो है एचडीएफसी है, उसका भी आईपीओ हो गया। आदित्य बिरला का भी हो गया। तो मेजर और बड़े में से जो मैं बता रहा हूँ, निप्पो भी है, तो वो भी बड़ा है। तो अब टॉप 5-6 में मुझे लगता है सिर्फ कोटक म्यूचुअल फंड बचा है जिसका आईपीओ नहीं है। बाकी तो मोस्टली अभी एसबीआई का आ जाएगा, तो मोस्टली सभी जो है लिस्टेड कंपनीज एएमसीज हो जाएंगी, और बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, राइट। अच्छे वैल्यूएशंस वगैरह मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली सभी आईपीओ लेके आएंगे। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस अच्छा है, और ये सब देख के ऐसा लगता है कि इंडिया यदि कभी कर ही दें आईपीओ। क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है, तो बजाज फिनेंस का रिजल्ट आया कल। एंड तो मतलब उनका टेक्स्ट बुक रिजल्ट होता है एकदम। मतलब मतलब कई बार ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि हाउ दे ग्रो जस्ट अमेजिंगली, सो अमेजिंगली वेल। ठीक है, तो वेरी गुड। नेट इंटरेस्ट इनकम 20% से बढ़ी है, पैट 22% से बढ़ा है, एयूएम 22% से बढ़ा है। ठीक है, तो वो उनका एक टिपिकल, वो 20 से 30 की रेंज में टिपिकली रहते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर टिपिकली। वो कंसिस्टेंटली वैसा ही चल रहा है, दे यूज टेक्नोलॉजी अमेजिंगली वेल, दैट्स हाउ दे हैव बीन टॉकिंग कंसिस्टेंटली इन देयर कॉन कॉल्स एंड एवरीथिंग एज वेल। ठीक है, 5 लाख करोड़ रुपए की जो है उनकी एयूएम हो गया है, राइट, 5 लाख करोड़ का। ठीक है, 40 लाख कंज्यूमर्स नए उन्होंने डाले हैं, मतलब ऐड किए हैं, 40 लाख न्यू फोक्स। ठीक है, इन एक क्वार्टर में, तो दैट इज अमेजिंग। तो अवे तो आई थिंक वेरी डिसेंटली गुड रिजल्ट ओवरऑल।
फेडरल बैंक का भी रिजल्ट आया था कल और उसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट भी किया आई थिंक कल। नेट इंटरेस्ट इनकम तो काफी अच्छी बढ़ी 33%, प्रॉफिट 22%, एंड एनआईएम्स भी जो है इम्प्रूव हुए। ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा था ओवरऑल। तो मेजर जो इशू था वो था स्पाइक इन प्रोविजंस। तो जो 741 करोड़ रुपीस का स्पाइक था, एंड तो वॉलेंट्री फ्लोटेशन प्रोविजन बोला है उन्होंने, राइट ऑफ नहीं था वो। उन्होंने कहा कि भाई हमने कंजर्वेटिव साइड पे ज्यादा प्रोविजन ले लिया है इस क्वार्टर में बिकॉज हमारा प्रॉफिट वगैरह अच्छा जनरेट हुआ। तो दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट वाज। मार्केट डिडंट लाइक इट मच। ठीक है, तो वैसे तो रिजल्ट काफी अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल, थर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, अगेन अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट, एंड 60% रेवेन्यू ऑपरेटिंग जबरदस्त बढ़ा है, 66% पैट बढ़ा है, राइट। और वेल्थ मैनेजमेंट पैट भी ऑलमोस्ट 79% बढ़ा है, बोनस भी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो क्लियरली ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस और ओवरऑल फाइनेंशियल थिंग्स, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट आर्म जो है वो बहुत अच्छा उनका रहा ओवरऑल। ठीक है, तो क्लियरली राइट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ऑल दीज फाइनेंशियल सर्विस, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं अभी तक। हमने जैसे मैंने मंडे को भी न्यूज बनाया था, तो मतलब रिजल्ट्स कोई इशू बड़ा नहीं आ रहा है कहीं पर भी। अदानी पावर का रिजल्ट आया तो उसका भी रिजल्ट जो है वो अच्छा आया था ओवरऑल। प्रॉफिट तो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है वो बढ़ी है। बट थे उसमें कुछ कुछ नेगेटिव्स थे कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसमें वन टाइम 930 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉग्निशन था, तो वो एक फैक्टर था। प्रॉफिट जो बढ़ा है उसमें मेजरली काफ़ी सिग्निफिकेंट लो टैक्स मतलब टैक्स का कुछ तो वो एडजस्टमेंट था, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, वो 64% जो आपको दिख रहा है वो टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा दिख रहा है। तो थे ये सब मतलब इश्यूज। तो ऐसा मेगा अमेजिंग क्वार्टर नहीं था, बट मतलब ठीक है ओवरऑल। नवीन फ्लोराइन डिड अ वेरी केमिकल कंपनी इज डूइंग वेल। बहुत दिनों के बाद कुछ ढंग के रिजल्ट, थोड़े बेटर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, अभी आगे पता चलेंगे बाकी एक दो हफ्ते में और। ठीक है, तो रिजल्ट वाज वेरी वेरी गुड, 33% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 80% अबिट्टा, 124% का पैट बढ़ा है, 95 से सीधा और 213 करोड़ का पैट हो गया है, राइट। एंड ऑर्डर पाइपलाइन भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अगेन आई थिंक थोड़ा सा ये एक ग्रीन शूट या फिर एक थोड़ा सा टर्न अराउंड कह सकते हो आप केमिकल सेक्टर में। एंड यू कैन सी राइट, वी हैव कैरीड केमिकल सेक्टर इन अवर एलोकेशंस ऑफ मॉडल पोर्टफोलियोज कंसिस्टेंटली, और थोड़ा सा उसकी वजह से इश्यूज भी थे मतलब परफॉर्मेंस वगैरह में। होपफुली ये पेशेंस अब काम आए। ठीक है, देख रहे हैं। वेदांता का भी रिजल्ट आया कल, और वेदांता का 1 मई को आपको पता ही है किस वो है, स्प्लिट्स हैं उनकी कंपनी के, राइट। और पन बोल रहे हैं कि मोस्टली मिड ऑफ जून तक वो आपको सब नए शेयर्स मिल जाएंगे। बट ओवरऑल रिजल्ट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड, 29% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट 89% से बढ़ा है, तो अमेजिंग रिजल्ट एज वेल। इवन डेट भी कम हुआ है, डेट टू एबिटा जो है वो 1.22% लास्ट ईयर से 0.95% हुआ है, तो डेट भी उनका काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। तो ऑफकोर्स ग्लोबल कमोडिटी प्राइस जैसे जैसे बढ़े हैं तो उनको उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, प्रोडक्शन वॉल्यूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। ठीक है, सो दीज तो रिजल्ट्स हैव बीन वेरी वेरी गुड, एंड इसीलिए थोड़ा सा मार्केट अगर आप देखेंगे वो पॉजिटिव, कल भी थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहा, इवन दो इतना हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से तो नेगेटिव है ही, तो वो बुल कर रहा है नीचे, बट रिजल्ट्स आर कीपिंग थिंग्स अफ्लोट अ बिट। ठीक है, तो वही मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स जो है थोड़े बेटर लग रहे हैं एक्सपेक्टेशन से, और इवन यूएस में भी बेटर लग रहे हैं, तो रिजल्ट्स हैव बीन डूइंग वेल ओवरऑल। ठीक है, और तो यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल एज वेल, तो वहां पर भी रिजल्ट्स आप देखोगे तो अच्छे चल रहे हैं, और यहाँ पर भी अच्छे चल रहे हैं। तो दैट्स हाउ द थिंग्स हैव बीन। अब नॉलेज सेक्शन करते हैं आज की बात। बहुत बढ़िया चार्ट मिला मुझे ये। ठीक है, तो अगर आप चार्ट देखेंगे और आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको फटाफट समरी दे देता हूँ। तो ये ACWI के वेट है, MSCI ACWI, तो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है बेसिकली वो, राइट। ऑल कंट्री, सब मतलब इसमें सभी वर्ल्ड के इंडेक्सेस हैं, इंडिया भी है, सब है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा स्टॉक है वो एनवीडिया है। उसकी वेटेज पता है आपको कितनी है? उसकी वेटेज है 4.96%। 4.96% की वेटेज है उसकी। यूएस की वेटेज जो है ओवरऑल अमेरिका की, उस ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, अच्छा यही इंडेक्स जो हमने अभी बीटा लॉन्च किया है अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो का। ठीक है, काफी सारे कुछ कुछ इन्वेस्टर्स जो फेस टू फेस मिले हैं मेरे से, तो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड
talking about it, discussing about it in last 3-4 months. बहुत जल्दी we are going to launch it for subscription as well. ठीक है, बट कर दिया है, परफॉर्मेंसेस भी देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसका भी बेंचमार्क यही इंडेक्स है, ठीक है, MSCI ACWI, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा मेरा। तो अब इसमें आप देखोगे तो 4.96% एनवीडिया है और 62 63 63 64% का यूएस मार्केट है। सेकंड जो है यूएस के बाद जापान, जापान का वेटेज है, आप देख रहे हो 4.94%। एनवीडिया अकेली एक कंपनी का वेटेज है 4.96%। एक कंपनी का वेटेज इन दैट इंडेक्स इज मोर देन नंबर 2 बिगेस्ट कंट्री, दैट इज जापान। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। थर्ड इज यूके 3.3, फिर कनाडा है 3.09, चाइना 2.83 है, फ्रांस है 2.2, जर्मनी 1.99 है और शायद इंडिया अराउंड 1.7 1.8 होगा। इंडिया वेंट टिल 2.3 जब दिसंबर 2024 में हमने पीक किया था, 2.3 2.4 तक चला गया था, अब वो 2 से नीचे चला गया है। बट जस्ट इमेजिन वन कंपनी एनवीडिया अगेन, मतलब ये सारे जो चार्ट्स हैं, ये फैक्टर्स देख के थोड़ा, मतलब मुझे पता है कि ये अमेजिंगली अमेजिंगली अर्निंग्स कर रहे हैं, जबरदस्त ग्रोथ है, ठीक है, बहुत सही चल रहा है सब चीजें। बट जब ये सब चार्ट्स आप देखते हैं कि एक कंपनी का वेटेज नंबर 2 बिगेस्ट कंट्री जो उस इंडेक्स में है उससे भी ज्यादा है, तो एक थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न तो समझता ही है। मतलब ये बहुत सारी पॉजिटिव चीजें इसमें है। हाँ, आई नो इट इज लॉट ऑफ पॉजिटिव गोइंग ऑन, बट फ्यूचर में भी यही चलेगा। ये बहुत सारी चीजें बिग इन हैं, लॉट ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ यूएस की टेक कंपनीज, तो वो चीजें हमें हमेशा समझनी चाहिए और उस हिसाब से ही एलोकेशंस हमें मैनेज करने चाहिए। अगेन मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ एनवीडिया बेच दो, मतलब मैं ये सब नहीं, दिस आर नॉट, आई एम नॉट अ fear monger here, but I'm just trying to tell you कि there are valuation concerns if you see such charts, ठीक है। एंड हमें क्या करना है ऐसे में हमें एलोकेशन मेंटेन करके चलना है। अगर हमें लगता है कि यार मेरा यूएस एलोकेशन या मेरा कोई पर्टिकुलर एनवीडिया टाइप की कंपनी का एलोकेशन बहुत बढ़ गया है, अब वो ईसॉप्स के थ्रू हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, आप उसको एक बार रिव्यू जरूर करो, कितना है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया है ना। इफ इट गोज डाउन अ बिट विल इट मैटर टू मी, तो वो सारी चीजें एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। और ये चीज हम भी अपने जो ग्लोबल पोर्टफोलियोज और इंडिया एसेट एलोकेशन डिस्कशंस में, फेस टू फेस डिस्कशंस में या मॉडल पोर्टफोलियो के डिस्कशंस में बहुत करते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो सब चीजें नहीं देखी ना, तो एक बार जरूर हमारी वेबसाइट investorina.in पे जरूर चेक करें। दैट इज ऑल गाइज ऑन दिस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर दो यार, अगर नहीं किया है तो। मेरे को पता है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं, यार सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ा हमारा एक पता चल जाता है हमें कि कितने सब्सक्राइबर, लोग थोड़े खुश हो जाते हैं हम हमारे मतलब इंटरनली। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।